नदी के किनारे बसे भरतपुर नाम के छोटे से गांव में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सुबह सुबह नदी से उठती धुंध पूरे गांव को सफेद चादर में लपेट लेती थी। ऐसे ही ठंडे मौसम में राम दुलारी अपने बूढ़े पिता और 2 बच्चों राजा और पिंकी के साथ सादगी भरी जिंदगी जीती थी। पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी, लेकिन सर्द हवाओं और मुश्किल हालातों के बावजूद राम दुलारी ने कभी हार नहीं मानी। कड़ाके की ठंड में राम दुलारी की मटन करी की खुशबू और भी ज्यादा असर करती थी। धीमी आंच पर पकती गाढ़ी ग्रेवी, देसी मसालों की महक और सही मात्रा में घी, उसकी मटन करी देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता। सुबह होते ही उसके ठेले के आसपास भीड़ लग जाती। वही गांव की नोक पर हरिया भी मटन करी का ठेला लगाता था, लेकिन हरिया ना तो सफाई पर ध्यान देता था और ना ही दिल से करी बनाता था। हरिया, तुमसे तो कुछ ढंग का काम होता ही नहीं। मटन करी बिकती नहीं और रोज जल्दी ठेला बंद करके घर आ जाते हो। ऐसे कैसे चलेगा घर? हरिया झुंझलाकर बोला, भाग्यवान मैं क्या करूं? पूरे दिल से करी बनाता हूं, मटन भी सही, मसाले भी पूरे। फिर भी जब नहीं बिकती तो इसमें मेरी क्या गलती? गलती किस्मत की है। और वो किस्मत मुझे तुमसे शादी करके मिल गई। फिर उसने सामने राम दुलारी के ठेले की ओर इशारा किया। देखो राम दुलारी को, उसकी मटन करी पर तो लोग टूट पड़ते हैं। थोड़ी देर चुप रहकर हरिया कड़वाहट में बोला, काश मेरी किस्मत भी राम दुलारी जैसी होती। वही मटन, वही मसाले, पर उसके हाथों में स्वाद है और मेरी हांडी में बस खालीपन। इतना कहते कहते हरिया का दिल भीतर ही भीतर चूर हो गया। अगली सुबह कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हरिया अपने ठेले पर खड़ा खड़ा झपकी ले रहा था। हे भगवान, न घर में मेरी इज्जत बची, न बाहर कोई नाम लेकर पुकारता है। घर में कदम रखूं तो ताने मिलते हैं और बाहर निकलूं तो लोग नजरें फेर लेते हैं। सब कहते हैं मेहनत करो, पर मेहनत तो मैं भी करता हूं। फिर मेरी मटन करी क्यों नहीं बिकती है? उसके मन में जहर घुलने लगा। अगर राम दुलारी इस गांव में ठेला न लगाती तो मेरी भी कड़ी चल जाती। हर बार वही आगे निकल जाती। ठंड और गुस्से में उसके दिमाग में एक गलत ख्याल आने लगा। वो खुद से लड़ता रहा, लेकिन मन की कमजोरी हावी होने लगी। उलझे हुए मन के साथ वो राम दुलारी के ठेले की ओर बढ़ गया। अरे हरिया भाई, आज तूने अपना ठेला नहीं लगाया? सुबह सुबह मेरे ही ठेले पे आ गया। हरिया ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्या बताऊं राम दुलारी, ठेला लगाकर भी क्या फायदा? गांव वाले मटन करी तो तुम्हारी ही खाते हैं। राम दुलारी ने सहजता से कहा, ऐसा मत बोल। मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं रखता। चलो मेरे लिए भी एक कटोरी मटन करी लगा दो, आज हाथ बट जाएगा। हरिया का मन कांप उठा। मैं ये क्या करने जा रहा हूं? मुझे मालूम है ये गलत है, लेकिन जब हालात ही ऐसे बना दे तो आदमी अपने सही गलत का दोष आखिर किसे दे? राम दुलारी की नजर बस्ती की ओर होते ही हरिया ने चुपचाप केमिकल मटन करी में मिला दिया और चुपचाप जाने लगा। अरे हरिया, करी तो खा लो, गरम गरम है। हरिया चौंक गया। नहीं राम दुलारी, बाद में खाऊंगा। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। और वो जल्दी जल्दी वहाँ से हट गया। दिन ढल चुका था, ठंड बढ़ गई थी। ठेले में मटन करी की आखिरी कटोरी बची थी, जिसमें केमिकल मिला था। राम दुलारी ने खुद से कहा, आज बच्चे मटन करी के लिए बहुत मचल रहे थे। यही बची है, घर ले चलती हूँ, बच्चों के काम आएगी। राम दुलारी ठेला बंद करके तेज कदमों से घर की ओर बढ़ी। हाथ में मटन करी की कटोरी थी, लेकिन मन में बच्चों की चिंता। बाबूजी, राजा पिंकी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। बूढ़े पिता खाट पर बैठे बोले, अभी बाहर खेलने गए हैं बिटिया, थोड़ी देर में लौट आएंगे। मैं बच्चों के लिए मटन करी लाई हूँ, ठंडी हो जाएगी, पहले बच्चों को खिलाऊंगी।
पिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बच्चे तो अभी बाहर खेल रहे हैं। बिटिया, तेरे हाथ की मटन करी की तो बात ही अलग है। पहले जरा मुझे चख लेने दे, बच्चे बाद में खा लेंगे। राम दुलारी कुछ कहना चाहती थी, पर पिता के प्यार के आगे चुप रह गई। बूढ़े पिता ने मटन करी खा ली और थोड़ी देर बाद आराम करने के लिए लेट गए। कुछ ही पलों में उनकी सांसें भारी होने लगी, हाथ कांपने लगे, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। पाऊजी क्या हुआ? राम दुलारी घबरा गई, लेकिन तब तक उसके पिता इस दुनिया से जा चुके थे। घर में चीख गूंज उठी। बच्चे बाहर से भागते हुए आए। बाऊजी क्या हुआ? माँ, नाना जी क्यों नहीं उठ रहे? राम दुलारी कुछ बोल नहीं पाई, बस पिता के पैरों से लिपट कर रोती रही। उधर हरिया घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा उसका चेहरा उतरा हुआ था, हाथ कांप रहे थे। क्या हुआ? ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? पत्नी ने जब पूछा, हरिया फूट फूट कर रो पड़ा। भाग्यवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या कर दिया? कामकाज तो तुमसे होता नहीं। हरिया कांपती आवाज में बोला। मैं राम दुलारी के ठेले पर गलत नियत से गया था। उसकी मटन करी की एक प्लेट में मैंने जानबूझकर केमिकल मिला दिया। मेरा इरादा था कि उसे खाने वालों की तबीयत बिगड़े और लोग डरकर उसके ठेले से हट जाएं, ताकि सब मेरे ठेले पर आने लगे। क्या तुम इतना नीचे गिर सकते हो? हरिया, ये तुमने क्या कर दिया? हरिया रोते हुए बोला। मुझे नहीं पता था कि वो करी घर ले जाएगी और उसके पिता। हे भगवान, तुमसे मेहनत नहीं होती और दूसरों की जिंदगी से खेलने चले हो। राम दुलारी के पिता ही उसके सिर पर छाया थे। 3 साल पहले उसने अपना पति खो दिया था और तब से वही उसके जीवन का सहारा बने रहे। अब तुम्हारी वजह से उसके पिता भी नहीं रहे, उसके घर का आखिरी सहारा भी छिन गया। मुझसे पाप हो गया भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। पत्नी ने सख्त आवाज में कहा। बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। भाग्यवान, ऐसा मत करो, मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन जवाब में हरिया की पत्नी घर छोड़कर चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। हरिया फर्श पर बैठ गया, सिर पकड़कर। राम दुलारी की आंखें सूनी थीं, चेहरे पर ऐसा दर्द जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। कांपते हाथों से उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। बाबूजी, आप बच्चों को छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? माँ, नाना जी के बिना अब अच्छा नहीं लग रहा। डरो मत, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। राजा सिसकते हुए बोला। माँ, न खाना अच्छा लगता है न खेलना। देखो बच्चों, मैं वादा करती हूँ, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। हम कहीं नई जगह रहेंगे, शायद वहां जाकर थोड़ा सुकून मिले। पिता के जाने के बाद राम दुलारी की जिंदगी एक ही मकसद पर टिक गई थी। दिन हो या रात, धूप हो या ठंड, वो रोज अपना ठेला लगाती। मैं टूट भी जाऊं तो चलेगा, पर अपने बच्चों का भविष्य कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं और मेरे पति ने जो सपना देखा था, उसे हर हाल में, हर कीमत पर पूरा करके रहूंगी। कभी दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अरे राम दुलारी, इतनी रात तक ठेला लगाए बैठी है, आराम नहीं करना क्या? आराम तो बाद में भी हो जाएगा भाई, अभी तो पैसों की बहुत जरूरत है। सुना है घर में बहुत बड़ा दुख हुआ है, भगवान तुम्हें हिम्मत दे। दुख तो है,
लेकिन बच्चों के सामने मुझे मजबूत बनना है। उनके सपने मेरी नींद से ज्यादा जरूरी हैं। हिम्मत वाली औरत है तू, राम दुलारी बहन, जो इतना कुछ होने के बाद भी हिम्मत से खड़ी है। चल फिर मेरे लिए गरम गरम मटन करी लगा दे। लो भाई, गरम है, संभाल कर खाना। ग्राहक ने एक निवाला खाया और चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आज भी वही स्वाद है राम दुलारी। सच कहूं तो ऐसी मटन करी पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलती। वो पैसे देकर चला गया। राम दुलारी कुछ देर तक खाली सड़क को देखती रही। ठंडी हवा चल रही थी, पर उसके भीतर एक नई आग जल रही थी। कुछ ही दिनों में गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। गांव के बीचों बीच ठीक मुखिया जी के घर के सामने एक बड़ा और सुंदर घर बनना शुरू हो गया था। अरे मुखिया जी, आपने देखा आपके घर के सामने कितना बड़ा मकान बन रहा है। मुखिया जी ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, देख तो रहा हूँ। समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर किसने इतना बड़ा घर बनवा लिया, वो भी मेरे घर के सामने। मुखिया जी, जब ये घर पूरा बन जाएगा ना, तो आपकी पुरानी इज्जत थोड़ी कम हो जाएगी। अरे जिस किसी का भी ये घर होगा, लोग उसी की तारीफ करेंगे। इतना बढ़िया मकान। लोग कहेंगे ये मकान तो मुखिया जी के मकान से भी अच्छा है। मुखिया जी झल्ला गए और बोले, अरे नहीं नहीं, इज्जत घर से थोड़ी होती है, इज्जत तो ओहदे से होती है। फिर भी मेरे सामने मेरे घर से भी बड़ा मकान, ये कैसे हो सकता है? गांव में ऐसा कौन निकल आया जो मुझसे आगे बढ़ गया? कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। नया घर पूरी तरह बनकर तैयार था। राम दुलारी अपने दोनों बच्चों के साथ घर के बाहर खड़ी थी। तभी गली की तरफ से राजू आया। अरे राम दुलारी, ये घर तेरा है क्या? हाँ भाई, भगवान की बड़ी कृपा है, यही मेरा घर है। अरे वाह, राजू ने हैरानी से कहा, तूने तो कमाल कर दिया। मटन करी बेचकर इतना बड़ा और सुंदर घर। सच बता, कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? नहीं भाई, कभी नहीं सोचा था। बस इतना सोचा था कि बच्चों को कोई कमी महसूस ना हो। वही सपना मुझे हर रोज ठेले तक खींच लाता था। राजू ने घर को देखते हुए कहा, घर तो इतना बढ़िया बना है कि मुखिया जी के घर से भी अच्छा लग रहा है। अब तो मुखिया जी तुझसे खूब जलेंगे। नहीं भाई, ये घर मैंने किसी को जलाने के लिए नहीं बनाया। मुझे किसी से होड़ नहीं करनी। तो फिर किसके लिए इतना बड़ा घर? अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। राम दुलारी ने बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे पति और पिता की इच्छा थी, उनकी ख्वाहिश थी कि हमारा भी बड़ा घर हो। बस उसी ख्वाहिश ने मुझे दिन रात मेहनत करना सिखाया। राजू ने गहरी सांस ली। सच कहूं राम दुलारी, आज तुझसे एक बात सीखने को मिली। पैसा मेहनत से आए तो उसमें घमंड नहीं, सुकून होता है। राम दुलारी के नए घर की चमक मुखिया जी की आंखों में चुभ रही थी। सुबह होते ही उन्होंने अपना गमछा कंधे पर डाला और सीधे हरिया के ठेले की तरफ चल दिए। अरे हरिया, सुना है तेरी पत्नी तुझे छोड़कर चली गई? हाँ मुखिया जी, कुछ बात हो गई थी इसलिए चली गई। अरे कैसी बात हो गई, हमें भी तो बता जरा। हरिया ने बात टालते हुए कहा, मुखिया जी बताने लायक कुछ नहीं है, आप बताइए, मटन करी खाने आए हो या नहीं? नहीं रे हरिया, मैं तेरी मटन करी खाने नहीं आया। मैं तो तेरी भलाई की बात करने आया हूं। मेरी भलाई? वो कैसे? मुखिया जी ने आसपास देखा और धीमी आवाज में बोले, देख हरिया, जब से तूने गांव में ठेला लगाया है, तेरा धंधा वैसा का वैसा ही है। और राम दुलारी को देख, दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। देखा है ना उसका घर कितना बड़ा बना लिया है बच्चों के लिए। और तू आज भी वहीं का वही पुराना ठेला। तेरी पत्नी और बच्चे भी तुम्हें छोड़कर चले गए, सब राम दुलारी की वजह से। अगर राम दुलारी का ठेला नहीं रहेगा तो सारे ग्राहक मटन करी खरीदने तेरे पास ही आएंगे, समझा? हरिया ने आ भरकर कहा, ओ
उसका नसीब अच्छा था मुखिया जी, इसलिए बना लिया। मैं क्या कर सकता हूँ। नसीब नहीं हरिया, चालाकी और सही मौके का फायदा। मुखिया अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए कहता है, मैं तेरे साथ हूं हरिया, तेरे हालात में समझता हूं। बस एक काम कर दे, बदले में तुझे अच्छी कीमत मिलेगी और फिर देखना गांव में तेरा ही ठेला चलेगा। एक तरफ पैसा और इज्जत और दूसरी तरफ फिर वही गलत रास्ता। हरिया चुप रहा, लेकिन उसके मन में लालच धीरे धीरे जहर बनकर उतरने लगा। अरे हरिया, आज बड़ी जल्दी आ गए। क्या बात है, मटन करी खाने का मन कर गया क्या? हरिया ने बनावटी हंसी के साथ कहा, हाँ, सोचा तुम्हारी करी खाता हुआ ही चलूं। वैसे भी गांव में तुम्हारी मटन करी का नाम है। सच कह रहा है हरिया। राम दुलारी की करी खाए बिना सुबह अधूरी लगती है। हरिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब उसे यकीन हो गया कि कोई देख नहीं रहा, तो उसने चुपचाप मटन करी में केमिकल मिला दिया। इसके बाद वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। थोड़ी ही देर में 2 ग्राहक आगे बढ़े और मटन करी खाने लगे। कुछ ही मिनटों बाद उनके चेहरों का रंग बदलने लगा, पसीना आने लगा और वे दर्द से तड़पने लगे। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर ने सबको इकट्ठा करके गंभीर आवाज में कहा, आप सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप सभी की तबीयत एक ही वजह से खराब हुई है। डॉक्टर साहब, क्या हमें कोई बड़ी बीमारी लग गई है? नहीं, ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन जो आपने खाया था उसमें किसी ने जानबूझकर कुछ गलत मिलाया था। मतलब मटन करी में। आप सभी ने एक ही जगह से मटन करी खाई थी और उसी की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ी है। अगर आप समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते थे। यहां तक कि किसी की जान भी जा सकती थी। डॉक्टर की बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के लोग इकट्ठा होकर राम दुलारी के घर की ओर बढ़ने लगे। राम दुलारी को जब सच्चाई का पता चला, तब तक पूरे गांव में हंगामा मच चुका था। पुलिस की गाड़ी राम दुलारी को साथ लेकर आगे बढ़ चुकी थी। उधर ये सब सुनते ही हरिया का खून खौल उठा। गुस्से और जलन में वो सीधे मुखिया जी के घर की ओर बढ़ गया। लाइए मुखिया जी, अब मेरे पैसे निकालिए। कौन से पैसे? मुखिया जी ने ठंडे स्वर में पूछा। वही पैसे जो आपने देने की बात कही थी। काम पूरा हो गया है। मुखिया जी हंस पड़े और ठंडे स्वर में पूछा, अरे हरिया, तू अब तक उन पैसों के बारे में सोच रहा है? वो पैसे भूल जा। भूल जाऊं? आपने वादा किया था। मुखिया जी ने तंज कसते हुए कहा, काम हो गया, अब पैसों की जरूरत ही क्या है। अब पूरा गांव तेरा हो जाएगा। अब तू मटन करी का ठेला लगाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। इससे बड़ा फायदा और क्या चाहिए? हरिया की आंखें लाल हो गईं। फायदा? आपने घर उजाड़ दिया, एक माँ को बच्चों से अलग करवा दिया, और आप इसे फायदा कह रहे हैं? जो हुआ उसमें तेरा भी हाथ है। लेकिन बात जो हुई थी वो पूरी कीजिए। मेरे पैसे मुझे दीजिए। मैं चाहे कुछ भी करूं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। सीधे सीधे निकल जा यहां से। अगर नहीं गया तो अभी कल्लू को बुलाऊंगा। ऐसी पिटाई करवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं मुखिया जी। आज नहीं तो कल इसका हिसाब जरूर होगा। हरिया बिना कुछ कहे पलट गया और गुस्से में घर के बाहर निकल आया। हरिया रामदुलारी के घर के बाहर खड़ा था। सामने रामदुलारी के दोनों बच्चे चुपचाप खड़े थे। उन्हें देखते ही हरिया का कलेजा कांप उठा। उसने खुद से कहा, ये मैंने क्या कर दिया? इन मासूम बच्चों से उनका नाना छिन गया और उनकी माँ को पुलिस से दूर करवा दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुट्ठी भींच ली। ये पाप मेरी गरीबी ने नहीं करवाए, इन्हें मेरी जलन ने जन्म दिया है। मैंने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया था, लेकिन अब नहीं, अब और नहीं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है इस सब के पीछे असली गुनहगार
कोई और है, वो मुखिया, जो गांव का भला करने का ढोंग करता है और अंदर ही अंदर इस गांव की जड़ों को खोखला कर रहा है। हरिया सीधे थाने पहुंच गया और पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। थोड़ी ही देर में मुखिया जी के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। घर के अंदर मुखिया जी कुर्सी पर बेफिक्र बैठे थे। उसी पल हरिया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मुखिया जी, आपने मेरा इस्तेमाल किया। आपने ही मुझसे राम दुलारी की मटन करी में केमिकल मिलवाया था। उसका नतीजा आपने देखा, पूरे गांव की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे, बूढ़े, औरतें, कोई भी नहीं बचा। और अब हाल ये है कि पूरा गांव राम दुलारी को ही दोषी ठहराकर उसे पुलिस के हवाले कर चुका है। मुखिया जी हंस दिए। अरे, वो इसी काबिल थी। देख नहीं रहा था, मेरे घर के सामने इतना बड़ा पक्का मकान बना लिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? गांव में नाम तो मेरा चलता है, वो मेरे सामने रुतबा दिखाने लगी। लेकिन मुखिया जी, उसने आपसे पैसे लेकर थोड़ी बनाया था, अपनी मेहनत से बनाया था। दिन रात मेहनत करती थी, तब जाकर उसकी मटन करी मशहूर हुई थी। इसमें उसकी क्या गलती? गलती उसकी यही थी कि वो मुझसे ऊपर उठने लगी। गांव में अगर किसी का नाम होना चाहिए तो वो मेरा होना चाहिए। कोई गरीब ठेले वाली मेरे बराबर कैसे आ सकती है? इतना सुनते ही एक पुलिस वाला अंदर आया। राम दुलारी की मटन करी में मिलावट करवाने की साजिश का पूरा सबूत मिल गया है। हरिया ने पूरा सच बता दिया है। अब आपको हमारे साथ चलना होगा। पुलिस मुखिया जी और हरिया दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। राम दुलारी को निर्दोष पाकर रिहा कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद राम दुलारी फिर से अपना मटन करी का ठेला लगाती है। कुछ दिनों बाद राम दुलारी फिर से अपना मटन करी का ठेला लगाती है। उसके बच्चे उसी के पास खड़े होते हैं। बीते दुखों के बावजूद उसके चेहरे पर सुकून की एक हल्की सी मुस्कान होती है। जिंदगी फिर से चल पड़ी थी, ईमानदारी के रास्ते पर।